चलिए शांत रहेंगे और देखेंगे। आज क्रैश कोर्स का भाग 4 है और भाग 4 जो है आपका सब्जेक्ट हिंदी का आ गया। आज क्रैश कोर्स का चौथा दिन में सब्जेक्ट आपका हिंदी, और हिंदी में जितने सारे करीब 2 भाग आपका हिंदी का बटा हुआ है, और उस 2 भाग में हम जो ऐसे हर चैप्टर से करीब करीब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था जिससे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, वह चैप्टर का इसमें पूरा प्रश्न को उठाया गया है। ये पूरे चैप्टर से हम नहीं उठाए, जैसे बहुत सारे चैप्टर इसमें है हिंदी में, तो 15 से भी ज़्यादा 5-6 चैप्टर आपका हो गया। एक बुक जो आता है पतला वाला उसमें हो गया, और एक जो है पार्ट जो बुक हिंदी का उसमें बहुत सारा चैप्टर है, उससे भी कुछ प्रश्न उठाया, कुछ उससे भी प्रश्न उठाए। जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछने का संभावना रहता है हम उस प्रश्नों को यहाँ उठाए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाया था। ठीक, क्वेश्चन फिर से देखेंगे। दही वाली मंगम्मा कहानी में, दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो देखिए, बहू बुद्धिमती थी। दही वाली मंगम्मा में मंगम्मा मुख्य रोल की, उसकी एक बहू थी। दही वाली मंगम्मा के पहले हम पात्र समझ लेते हैं, पात्र परिचय समझ लेते हैं, तब आगे हम चैप्टर में बढ़ेंगे। दही वाली मंगम्मा में एक सास है, उसमें एक बहू का रोल निभाती है, एक पोता है, एक बेटा है और एक माजी है जो किसी शहर में रहती है, बड़े घराने की है। ठीक है, ये हो गया दही वाली मंगम्मा का पात्र परिचय। अब दही वाली मंगम्मा में सास और बहू के बीच युद्ध हो गया था, लड़ाई हो गया था दोनों के बीच, और ये लड़ाई किसको लेकर के हुआ था? पोते को लेकर के लड़ाई हो गया दोनों सास और बहू में। तो जब घर में लड़ाई हो जाती है सास और बहू में, तो जो तेज होते हैं सास या बहू, वह कोशिश करता है कि जो लड़ाई झगड़ा है वो समाप्त हो जाए। तो दही वाली मंगम्मा में जो उसकी बहू थी बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत चतुर थी। वह सास को मनाने के लिए, दही वाली मंगम्मा में जो बहू थी बहुत बुद्धिमती थी, उसने सोच समझ करके अपने बच्चे को दादी के पास भेज दिया। ठीक, सोच समझा पहले, और फिर जो उसके पास जो बच्चे था उनके अपने दादी के पास उसे भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने का मचल रहा था, जब बच्चा को भेज दिया दादी के साथ, तो बच्चा जो है से बाजार जाने के लिए मचल रहा था, पूरा प्रयास कर रहा था। तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की। अब पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू के ये योजना थी। मतलब बहू जो है अपने बेटे के तहत उस दादी को मनाई थी। किसके तहत? अपने बेटे के तहत। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि सास और बहू की लड़ाई क्यों हुआ था। ठीक है, सास और बहू की लड़ाई क्यों हुआ था, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन और बनते, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है ये रिपीटेड प्रश्न है, सास और बहू से रिलेटेड। दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थितियां का चित्र प्रस्तुत कीजिए। हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो लक्ष्मी जो है एक दीन महिला थी, मतलब एक गरीब असहाय महिला थी। लक्ष्मी जो थी बहुत गरीब घराने से बिलोंग करने वाली एक महिला थी, जिसके पति कलकत्ता में रह करके नौकरी करता था। और लक्ष्मी के जो पति थे वो कलकत्ता में रह करके क्या करते थे? नौकरी करते थे। वह जो भी पैसा भेजता था उसे बच्चे के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। मतलब कलकत्ता से उसके पति जो पैसा भेजते थे उनके यहाँ, उससे उसका भरण पोषण नहीं होता था। तो उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। लक्ष्मी के पास 1 बीघा भर जमीन था जिससे वह भरण पोषण करती थी, लेकिन यह भी प्रकोप के कारण वहां से कोई उपज नहीं हुआ। मतलब 1 बीघा जमीन था, लेकिन वहां आपदा के वजह से, बाढ़ के वजह से, सुखाड़ के वजह से वहां पे क्या हुआ कि कोई फसल 1 बीघा में नहीं हुआ। और जितना पैसा भेजता था लक्ष्मण, उससे ज़्यादा उसका खर्च नहीं चल पाता था। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा,
तो ये क्या करती थी, गांव में ही एक तहसीलदार के यहाँ काम काज करके जीविका चलाया करती थी। तब देखा कि एक गांव है और गांव में एक तहसीलदार साहब है, उन्हीं के यहाँ चल जाती, थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर देती, बर्तन उर्तन धो देती, खाना बना देती। इस प्रकार से कर करके वो महिला अपना जीवन का भरण पोषण करने लगी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना, और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। कह रहा है कि एक बड़ा बेटा, 2 बेटियां, एक छोटा और बच्चा और एक लक्ष्मी, ये सभी का भरण पोषण सब किस पे था, लक्ष्मी पर था। अतः उसका पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी। किसकी, लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति जो ऐसे बहुत दयनीय थी। तो देखो स्थितियां, हमारी परिस्थितियां आती रहती है। जैसे मान लीजिए हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे साथ परिस्थितियां आती है तो बहुत सारे चीज दे करके जाती है। परिस्थितियां, कोई भी परिस्थिति किसी के लेवल में आती है परिस्थिति, क्योंकि जो परिस्थिति से नहीं झेलता है ना वो कभी आगे भी नहीं बढ़ता। जो जितना ज्यादा परिस्थिति से गुजरता है वही आगे बढ़ता है। जैसे एक किसान था, तुम लोग को बताते हैं, एक किसान जैसे है, एक किसान, अच्छा हम लोग भी अगर किसान रहते तो हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान आज बारिश क्यों नहीं करवा रहा है, ठीक है, या भगवान आज पानी की जरूरत है, हम धान रोपने जा रहे हैं तो बारिश क्यों नहीं हो रहा है। अब मान ली कि फसल काट रहे हैं तो सोच रहे हैं कि बारिश क्यों हो रहा है, धूप काहे नहीं हो रहा है, फसल जल्दी जल्दी सूख जाता। और मन में आदमी किसान ये भी सोचता है कभी कभी कि अगर हम भगवान रहते हैं तो हम अपना मर्जी से किसान के किसी को मरने नहीं देते, अपना हिसाब से पानी दे, जब कहता तब पानी देते, जब कहता तब धूप देते। खाली एक बार मतलब उस जगह पर हम स्ट्रिंग पर बैठ जाएं। कहाँ पे, भगवान वाला स्ट्रिंग पर बैठे, फिर बाद कैसे गाड़ी चलाना है, कखनी करा धूप देना है, कखनी किसको गर्मी देना है, किस समय किसको छाह देना है, ये सब हम तय करेंगे, ठीक है। तो एक बार भगवान गया, बोला कि तू अपना भी मनोकामना पूरे कर लो, चलो थोड़ा स्ट्रिंग देते हैं, एक बार संभालना 1 साल के लिए। उसको दिया गया। किसान जो है देखा कि एकदम आ गया है, बरसात के मौसम, पानी पहले एकदम पूरा करवाया, फसल को बो दिया, बीज को बो दिया, तैयार हुआ, धान रोपने का समय था, बोला अभी पानी की जरूरत है, पानी एकदम पूरा दीजिए। बोला ठीक है पानी दे रहे हैं, जैसे हम कहेंगे बोला वैसे करना है आपको। बोला ठीक है हम पानी दे रहे हैं, पानी दिया। बोला धूप ज़्यादा नहीं दीजिएगा ना, सब धान सूख जाएगा, एकदम इसको हरियर रखना है एकदम। बोला ठीक है, जखनी पानी बोलेगी तखनी पानी मिलेगा, जखनी धूप बोलेगी तखनी धूप मिलेगा। जिस समय उसको पानी की जरूरत था पानी दिया, जिस समय उसको धूप की जरूरत था धूप दिया, जिस समय उसको ठंडा की जरूरत था ठंडा दिया, जितना तापमान चाहिए उसको तापमान दिया। जब लास्ट में किसान फसल काटता है तो देखता है जब झाड़ के ले आकर के फसल को, तो उसके अंदर एक भी दाने नहीं थे, एक भी दाने नहीं थे। तो भगवान से पूछता ये क्या है कि हम जब धान के पानी की जरूरत पड़ा हम पानी दिए, जब धूप की जरूरत पड़ा हम धूप दिए, फिर अंदर में दाना क्यों नहीं आया। तो बोला गया कि देखो ये परिस्थितियां के साथ नहीं लड़ा, और जो परिस्थितियां के साथ नहीं लड़ता है वह कभी भी फल नहीं देता है। इसीलिए ये कभी परिस्थिति के साथ लड़ा ही नहीं, इसको परिस्थिति के साथ आप कभी लड़ने नहीं दिए। तो जो परिस्थितियां के साथ नहीं लड़ता है उसका फल जो होता है एकदम खाली निकलता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि धान को हम लोग फसल उपजाते हैं, हम अपना हिसाब से घर में ला करके रोप दें, एक भी फसल में देखिए आप नहीं होगा। घर में आप धान ला करके रोप दीजिए और फिर लास्ट में आप काटिए धान को, उसमें से एक भी दाने नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसको परिस्थितियां से लड़ने के लिए हम नहीं छोड़े थे। खेतों में परिस्थितियां से लड़ के आता तब उसमें अच्छा बीज उत्पन्न हो पाता। तो परिस्थितियां में बहुत चीज सिखा करके जाती है। तो लक्ष्मी के जिंदगी में भी बहुत परिस्थिति आए और परिस्थितियां से सामना की। जितना कलकत्ता में उनके जो पति थे पैसा भेजते थे, उनसे उनका भरण पोषण नहीं होता था। तो ये नहीं कि बच्चा को छोड़ दिए, ये नहीं कि अपना जिंदगी को कोसते रहे। बोले सोचे 1 बीघा जमीन तो पूर्वजों ने छोड़ के गया है, उससे जीवन भरण पोषण करेंगे। लेकिन देखिए फिर एक नई परिस्थितियां। एक तो लक्ष्मण जितना पैसा भेजता कमा करके उससे घर का खर्चा नहीं चलता। दूसरा में जो जमीन था सोचा कि उससे हमारा खर्च चल जाएगा, लेकिन आपदाल है, कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी तूफान आ जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, मेरे को फसल नहीं हो रहा है। फिर एक नई परिस्थितियां उसकी जिंदगी में खड़ा लक्ष्मी का। देखा कि ऐसे नहीं होगा तो फिर वो परिस्थितियां से लड़ी कि नहीं, किसी के यहाँ काम काज कर लिया करेंगे 2 घंटा, उससे जो पैसा मिलेगा उससे भरण पोषण कर लेंगे। तो एक तहसीलदार के यहाँ काम काज किया, काम काज करने के बाद वह क्या करने लगी, अपना भरण पोषण करना शुरू कर दी। तो जब जब उसके साथ परिस्थितियां आया
वो परिस्थितियां से लड़ती गई, क्योंकि परिस्थितियां से जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम आगे कोई चीज में सक्सेस नहीं हो। सक्सेस का पहला मंत्र हमारा क्या होता है? परिस्थितियां होता है। दूसरा प्रश्न है कि मां मंगमा को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? विचार आपको करना है कि मां मंगू होना चाहिए, ठीक है, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? देखिए, मंगू जो थी एक जन्मजात पागल लड़की थी। मंगू जो थी एक पागल, गूंगी और बहरी लड़की थी, ठीक है, जन्मजात, जन्म से ही। तो माँ ये सोचती थी, माँ समझती थी कि मैं माँ होकर के सेवा नहीं कर सकता हूँ। माँ ये सोचती थी कि अगर हम अपनी बेटी को, हम अपनी औलाद को अगर एक माँ होकर के सेवा उसको नहीं कर सकते हैं तो अस्पताल वाले क्या सेवा करेंगे? दूसरे पर हम कैसे विश्वास कर लें कि उस सेवा करेगा? तो माँ इसलिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन फिर से समझना है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। माँ जो है अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? तो माँ समझती थी कि जब मैं एक माँ होकर के अपने बेटी को सेवा नहीं कर सकती हूं तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है? अपंग जानवर की गौशाला में घर भर्ती कर अपने जैसे ही कहा जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि अस्पताल में हम भर्ती कराए, एक अपंग जानवर के जैसा गौशाला में हम भर्ती करा करके चलाएं। उसे कौन प्यार से खिलाएगा? कौन मिट्टी पेशाब कराएगा? गीला बिछावन कौन बदलेगा? कौन साथ सोएगा? इन बातों को सोचती हुई अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। माँ ये सोचती थी, क्योंकि माँ का जो दिल होता है ना बहुत ही बड़ा होता है। कोई भी माँ हो, चाहे अच्छे लड़का के हो, अच्छे लड़की के एक माँ हो, चाहे एक पागल का क्यों ना हो, हर माँ ये चाहती है अपने बच्चे से प्रेम करना। तो दोनों माँ बेटी थी, लेकिन मंगू जो थी जन्मजात पागल थी। मंगू की और एक बहन भी थी, 2 भाई था, लेकिन भाई दोनों नौकरी पर करता था। यहाँ गांव में रहता था ना, माँ जो है उसके साथ रहती थी और पूरा उसका देखभाल करती थी। और उसे गांव वाले बहुत चाहते थे कि देखो माँ जी ऐसा करो कि चले जाओ, इस बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दो, हो सके ठीक हो जाए, और नहीं ठीक हो जाएगा तो मर भी जाएगी तो अच्छा होगा। ये दूसरे के लिए घर जा सकता है, पर एक घर में एक माँ के लिए ना एक पूरी ज़िंदगी उजड़ जाता है जब किसी का बेटी चली जाती है, किसी का बेटा चला जाता है। जैसे हमारे लिए क्या होगा कि एक गांव वाले लोगों को क्या लगा कि भाई ये गांव में पागल थी, मर गई, यही नहीं लगेगा गांव वाला को। लेकिन जिसके घर मरता है उसके यहाँ का एक चिंगारी चला जाता है। उस माँ की जो दर्द था 9 महीना का कोख का, वह पूरा उसके साथ चला जाता है। इसलिए माँ कभी भी नहीं चाहती, किसी का भी माँ हो, या पागल हो या अनपढ़ हो या किसी प्रकार हो, और माँ कभी भी नहीं चाहती है अपनी बेटी को अपने रहते भर में खराब जगह पे भेजना जहाँ उसकी सेवा सत्कार नहीं हो सके। तो इसमें माँ को दर्द को पूरा इस चैप्टर में दिखाया गया कि माँ क्या होती है, माँ अपने औलाद से कितना प्यार कर सकती है। ये पूरे चैप्टर में आपको दिखाया गया कि माँ जो होती है ना, माँ किस टाइप से व्यवहार करती है जिंदगी में अपनी, और माँ एक बेटी से कैसे प्यार कर सकती है, कितना बेपनाह प्यार कर सकती है माँ एक बेटी से, ठीक है। क्योंकि कोई भी औलाद हो तो हर माँ यही चाहती है कि हमारा जो बेटी उन्हें सुख चैन की जिंदगी जिए। तो यहाँ पे माँ का जो एक अथी है, स्टेप है कि माँ जो है इस अस्पताल में क्यों नहीं अपनी बेटी को भर्ती कराना चाहती। अगर बेपनाह प्यार करती है तो भाई अपनी बेटी को क्यों नहीं ठीक करवाना चाहती थी। तो वो चाहती थी कि हमारा बेटी ठीक होवे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि अस्पताल में रहे। वह चाहती थी कि हमारा बेटी ठीक हो जाए, पर वह नहीं चाहती थी कि अस्पताल में ही ठीक हुए। वह चाहती थी कि अस्पताल में भी हम इसके साथ रहें। अगर वैसा सुविधा होता तो ये अपनी बेटी को भर्ती कराती, लेकिन अस्पताल में ऐसा सुविधा नहीं था, इसीलिए अपनी बेटी को यह भर्ती करवाना नहीं चाहती थी। पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? देखिए, पपाती बल्ली अमल की पुत्री थी, या बल्ली अम्मा की पुत्री थी, और गांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथा अनुसार एक वो प्राइमरी हॉस्पिटल था, उस डॉक्टर के सलाह के अनुसार मदुरई शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सक के लिए लाया गया था। मतलब पपाती के
एक रोग हो गया था, ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग हो गया था पपाती को। पपाती एक लड़की थी, उसको एक खराब बीमारी हो गया था। ऐसा प्राइमरी डॉक्टर ने आदेश दिया कि देखो बहुत बड़ा बीमारी है, इसको जल्दी बड़े अस्पताल में लेके जाओ, इसको इलाज करवाओ। तो इसीलिए जो है से पपाती को शहर ले जाया गया था। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर के सीता जो है, सीता को हृदय पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं और भी कर लूंगी और रोटी खा लूंगी। यही सोच करके वह घुटन में घर से निकल पड़ी। देखिए है कि यहाँ से कहानी है कि धरती कब तक घूमेगी, उसी के एक बहुत अच्छे क्या बोलते हैं पात्र परिचय का एक भाग है सीता माँ। जो सीता जो है अपने घर को क्यों छोड़ी या क्या सोच करके अपने घर से निकल पड़ी। तो क्या होता कि सीता माँ की 2 बेटा था, 3 बेटा था, ठीक है, 3 बेटा। तीनों बेटा ने एक बार मीटिंग बैठाया कि देखो माँ, ऐसा करते हैं हम लोग कि बहुत दुख तकलीफ होता है हमारी जिंदगी में। ऐसा करते हैं कि हम लोग बारी बारी से खाना खिलाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। कभी तुमको इसके घर जाना होता है, कभी उसके घर जाना होता है, कभी उसके घर जाना होता है, कभी इसके ताना सुनना होता है, कभी ये बेटे के ताना सुनना होता है, कभी वो बहू का ताना सुनना होता है। इससे तुम्हारा तकलीफ हमें सहा नहीं जा रहा। ऐसा करते हैं कि हम लोग 50-50 रुपया सब तुमको दे दिया करेंगे, जिससे तुम अपने खाना बना लेगी, तुम्हें भी कोई शिकायत नहीं रहेगा कि बहू ऐसा खिला रही है। गांव वाले के साथ भी शिकायत नहीं करेगी कि ऐसा खिला रही है। ये बात जब सीता माँ को पता चला, जब बोली सब लड़कन, तो सीता जो थी वो चुप रही और बोली देखो अगर हमें मजदूरी ही करनी है तो किसी और जगह पे हम कर लेंगे, अगर हम रोटी भी खानी है तो हम और किसी तरह से जिंदगी में खा लेंगे। इस बात को सोच करके सीता जो है घर से निकल पड़ी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारियों का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण है। कैसे? आज देखो भारत में जाति प्रथा में बेरोजगारियों का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण है। यहां देखिए कैसे है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारियों का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार, जो भारत की समाज में श्रम विभाजन का जो आधार है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं कार्य कुशल हो, उसमें रुचि हो चाहे नहीं हो, इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को, जो मजदूर होते हैं हमारे के यहाँ, जब मजदूरों को कार्य करने का दिल लगे या दिमाग या लगे या ना लगे, ठीक है, मजदूर जो होते हैं उनको काम करने का इच्छा करे या नहीं करे, फिर भी उसको जाति प्रथा के कारण प्रत्यक्ष रूप से कार्य करना पड़ता है। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ भारत में, बिहार की बात करें, हम पूरे भारत की बात करें तो जाति प्रथा जो है हमारा प्रत्यक्ष जो है बेरोजगार का कारण बन गया है। आज देखिए बिहार में जातिवाद के राजनीतिक बन गई है। पूरे भारत में जातिवाद की राजनीतिक होती है। भाई जिस पार्टी के नेता खड़ा है ना, उसी पार्टी को वोट देना है, चाहे वो हमारे लिए काम कर रहा हो चाहे हमारे लिए काम नहीं कर रहा हो। देखो बार बार अगर झूठ बोला जाएगा ना तो एक दिन सच में बदल जाती है, ठीक है। बार बार अगर किसी शब्द को, एक ही शब्द को, झूठ शब्द को बार बार बोलने जाने से क्या होगा, एक दिन वह सच में बदल जाती है। अब ये कैसे बदलता है, तो देखो हमारा देश 15 अगस्त 1947 का आज़ाद हुआ था। प्रथम आम चुनाव, अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा आए तो प्रथम आम चुनाव 1951 से शुरू हुआ और 52 में खत्म हुआ। तो मतलब सत्ता जो है कांग्रेस कब संभाली, चुनाव कब हुआ, 1951 में। कांग्रेस का सत्ता कब संभाली, 1951 में कांग्रेस अपना सत्ता संभाली। 1951 में कांग्रेस अपना सत्ता संभाली। प्रथम आम चुनाव 51 से 52, ठीक है, 51 से 52 प्रथम आम चुनाव। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन याद रखिएगा। 51 में शुरू हुआ, 52 में खत्म, लेकिन प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1952 में। और अभी चल रहा है 2021।
अब यहां से हम इसको घटा देते हैं तो कुल कितना साल होता है? 70 साल होता है। कितना साल? 70 साल। जैसे 51 से हो गया ना, 49 साल इधर हो गया और 21 साल इधर हो गया, तो 70 साल हो गया। यहां पे 70 साल में अभी 6 साल से मोदी जी जो बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, वो राज कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं 6 साल से, ठीक है। फिर 3 साल उधर बीजेपी राज की। इस प्रकार से बीजेपी भी अपना कार्यकाल जो है लगभग सब मिला जुला करके 15 साल राज किया लगभग, ठीक है। सबको मिला देते हैं पूरे, अगर प्रधानमंत्री को बीजेपी सबको लेकर के चले तो एक बार 1992 में भी उसकी सरकार बनी थी, फिर जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी। तो कांग्रेस अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से वो कितना साल से शासन कर रही है? 55 साल से। 55 साल शासन की। कांग्रेस कितना दिन शासन किया? कांग्रेस सरकार जो है कितना साल तक शासन किया? 55 साल तक शासन किया। लेकिन कोई भी अब नेता में अरी भी नहीं, 55 साल हुआ अभी 55 साल पूरे शासन की, लेकिन अभी तक कांग्रेस का बोला जा रहा है, आप सुनते होंगे कि 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, तो क्या कर रहा है? 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है। कोई भी नेता के भाषण में सुनिएगा बीजेपी के या और अदर नेता के, तो बोला कि 70 साल कांग्रेस राज की है। 70 साल राज की आपको क्या किया है, ऐसा बोलता है हम लोग के बीच आकर के। तो भाई कांग्रेस के नेता के भी जोड़े अभी तक नहीं आया है, जिसके वजह से वो सुनते आ रहा है, उसको भी लग रहा है कि सही बोल रहा है, हम 70 साल से राज कर रहे हैं। इतना बार इस 70 साल को सब नेता मिलकर के दोहरा दिया है कि अब पूरा पब्लिक के भी लगता है कि कांग्रेस 70 साल तक राज की है। पूरा अभी भी हम लोग को लगता है कि सबको लगता है कि कांग्रेस कितना साल, कोई अगर बच्चा से पूछेंगे ना अभी के जमाना में अगर पॉलिटिक्स में जाकर के, तो बोला कि 70 साल तक कांग्रेस खाली राज किया, बताओ क्या किया है। जबकि कांग्रेस रियल में 70 साल नहीं किया है, ये 55 साल ही किया है। लेकिन बार बार इतना झूठ बोल जाएगा ना कि आज उसका 70 साल हकीकत में बदल गया जाकर के, ठीक है। कोई भी बोलेगा नहीं तो नेता उसको दोहरा नहीं सकता कि हम 70 साल से राज, वो मान रहा है कांग्रेस वाला कि हम 70 साल राज किए हैं, ठीक है। वो अपन आज तक मतलब हकीकत डालवे नहीं किया है। और कोई भी कांग्रेस के नेता को तो बोल दो कि 70 साल में तू क्या किया है, बताओ हमको आज। लेकिन वो 70 साल शासन नहीं कि 70 साल में मोदी जी भी आ गए हैं, बीजेपी के नेता और अदर पार्टी जनता पार्टी भी आ गए 70 साल में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी कितना बार 70 साल सब नेता रिपीट कर दिया है कि अब लगता है कांग्रेस रियल में 70 साल शासन की है। अगर अब देखेंगे जाकर के कोई किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए कांग्रेस पे, 70 साल ही बोलेगा। तब बार बार किसी शब्द को बोला जाएगा ना तो आपको सही में लगने लगेगा, रहेगा सही नहीं लेकिन लगने लगा कि सही। अगर कोई कहेगा ना कि कांग्रेस 50 साल राज किया, कोई मानवे नहीं करेगा कि कांग्रेस 50 साल राज किया है। 70 कहेगा हाँ 70 साल किया, तुरंत एकदम मान लेगा। कोई भी नेता एकदम जाइए कि कांग्रेस कितना साल शासन किया है, तो एकदम कोई भी एकदम आंख बंद करके ये सोच करके बिना विचारे बोलेगा कि 70 साल तक की कांग्रेस शासन किया। तो वही जब हम किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं ना, तो झूठ शब्द भी क्या होता है, सच्चाई में एक दिन साबित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? अब समझिए कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा बोला जाता है बेटा को। खोखा बंगाली शब्द है और खोखी हो गया बेटी, ठीक है। खोखा का मतलब बेटा और खोखी के मतलब बेटी। हमनी खोखी का मतलब अलग चीज हुआ, ठीक है, खांसी, ठीक है। स्टार्टिंग में हम खोखा खोखी जब बुक को हम देखे थे 10th में तो लगा कि खोखा खोखी क्या होता है ये, खोखा कोई हो सकता है नाम उम होगा। फिर बाद में जब शब्दार्थ हम देखे थे तो पता चला कि खोखा का मतलब होता है बेटा, ये बंगाली शब्द। तो सेन साहब एक बहुत अमीर आदमी थे। कौन? सेन साहब। खोखा उनके बुढ़ापे की आंख का तारा था। मतलब उनके जो बेटा था वो आंख के बुढ़ापे की आंख के तारा के मतलब होता है कि उसका एक ही को सहारा बच रहा था, बेटा ही, जो हर सपने को पूरा कर सकता था। इसलिए मिसेज सेन ने उसकी काफिर छूट दे रखी थी। वो सोचा कि हमारा जो भी सितारा है यही बेटा है जो हमें जिंदगी को मतलब संभालना है हमारा।
ठीक है, या मतलब पिता जब बड़ा हो जाएंगे तो बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमको देखने वाला बस एक ही को है, ये चिराग जो हम मरने के बाद भी हमको जलाने के लिए आएगा या दफनाने के लिए आएगा, तो यही तो मेरा एक बेटा है, जिसको आँख का तारा मानते थे। और साथ साथ में मिसेस सेन की उन्हें काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसा अपवाद था। खोखा जो है जीवन के नियम से क्या था, अपवाद था, और इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। जैसे अपने जीवन के नियम से अपवाद था खोखा, और घर के नियमों से अपवाद था, क्योंकि सेन साहब के जो बेटियां थी और बेटा भी था सेन साहब के, लेकिन सोची कि बेटियां तो पराये घर की होती है, यहाँ से दूसरे घर चले जाएगी, लेकिन बेटा ही तो मेरे लास्ट बुढ़ापे तक काम आएगा, ऐसा सेन साहब सोचे। ठीक है, सेन साहब क्या सोचे कि बेटा जो है हमारा बुढ़ापे का लास्ट तक के काम आएगा, बाकी तो बेटियां जो है से ये सब चली जाएगी। तो इस प्रकार से सेन साहब जो है अपने बेटे को काफी छूट दे रखा था। सेन साहब अपने बेटे को काफी छूट दे रखा था, और घर के नियमों से भी अपवाद रखा गया। जिस प्रकार से बेटियों की शिक्षा दिया गया, उस प्रकार से बेटों को वहां पे शिक्षा नहीं दिया गया। इस सब मामलों में खोखा क्या था, अपवाद था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उसे क्या किया, पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसको हम बहुत बड़ा करके लिख सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं जिसका, लेकिन शॉर्ट उदाहरण इसका यही था। बहादुर ने अपने घर से क्यों भाग गया था, बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था। ठीक है, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंसी को बहुत मारा। ठीक है, एक बार उसका माँ के जो है ना बहुत प्यारा भैंसी था, भैंसी में सुनता है भैंस, ठीक है, अच्छा भैंसे है वहाँ ना, हम भी भैंसे, अच्छा भैंसे है, ठीक है। माँ गया तो वहाँ पे लगा उसे थोड़ा सा शब्द, तो माँ के एक बहुत प्यारा भैंस था, उसको क्या किया, बहुत मारा। कौन, बहादुर। माना भैंस की मार की कल्पना किया, माँ जो है यहाँ माना लिख दे, नहीं, माँ जो है भैंस की मार की कल्पना किया पहले कि जरूर ये लड़का जो है बहुत मारा होगा भैंस को, और ये बात कल्पना करके उसे दुगनी पिटाई की। ठीक है, ये कल्पना किया कि नहीं ये 4 डंडा मारा होगा और इतना कस-कस के मारा होगा, ये माँ पहले कल्पना की, और क्या कि उसको दुगना पिटाई कर दिया। तो जब पिटाई कर दिया तो बेटा को लगा कि बताओ कि एक भैंस के लिए ना माँ हमारे इतना मार रही है, और उसको पूछो नहीं कि चल गई सीधा घर में। तो उसको जो है अपनी माँ से जो है दिल टूट गया, और सोचा कि आज हर रात में हम घर से निकल ही जाएंगे, और इसी के वजह से बहादुर जो इसे घर से निकल पड़ा। कुछ पैसा रुपया लिया घर से चुपे चोरी, और स्टेशन पर निकल पड़ा। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चे उसकी परख कैसे की। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में, मरी हुई जो मछली होती है उसको आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है मरने के बाद। अगर मछली मर जाती, दीदी बोली थी कि अगर मछली मर जाती है तो उसको आंख में देखेंगे तो आपका परछाई नहीं बनेगी। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली से की, आंखों में झांक करके उसके जो एक बच्चे थे, जो उनकी भाई था, उस मछली को परख किया कि सही में ऐसा सही होता है या नहीं होता, उसकी परख की। मछली एक आपका चैप्टर है, और मछली से और रिलेटेड प्रश्न भी है कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। दीदी घर के एक कमरे में थी। दीदी जो है एक घर के एक कमरे में थी, वह लेटी हुई थी। घर के कमरे में क्या कर रही थी, लेटी हुई थी, और सिसक कर रो रही थी। घर में सिसक कर रोना समझते हैं,
मतलब कस कस के नहीं, बाहर आवाज नहीं जा पाए, उस हिसाब से रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी, सिसक के रोना, बार बार उसके बाद हिचकी ले रही थी, जिससे उसका शरीर सिहर उठता था। जब जब उस रोती, हिचकी लेती तो उसका शरीर जो है से सिहर उठता। तो ये घर में ये कर इस प्रकार से देखा बच्चे कि जो दीदी इसे घर में रो रही है सिसक करके, और वो एक अलग हम मछली के पूरी कहानी में अब जाएंगे कि मछली के लेकर के रिलेटेड कहानी था ये, और वह रो रही थी। दीदी की चरित्र चित्रण करें। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से वर्गीय परिवार की अर्थात झलक है। दीदी घर के चार दीवार, मतलब चार दीवार जिसको बोलते हैं, चार दीवार के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। मतलब चार दीवार के अंदर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है, मतलब बेटा और बेटी में क्या है, लिंग भेद है। वहां पिता की ओर से स्वतंत्र नहीं है, मतलब बेटी जो है पिता की ओर से स्वतंत्र नहीं। जिस प्रकार से आज लड़कियां क्या धीरे धीरे स्वतंत्र होते जा रही है, मतलब उसको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए तो पढ़ती भी है। उसको लगता है कि हमें नौकरी करना है तो आज नौकरी भी करती है आज की लड़कियां। अगर उसको लगता है कि नहीं कि हमें और कोई कार्य करना है, कोई चीज हमें नई चीज सीखना है, तो वह सीखती भी है। ठीक है, लेकिन ये कहानी जो प्रस्तुत किया गया है इसमें यह बताया गया है कि उसके पिताजी जो थे वह स्वतंत्रता उसको नहीं देते थे, जिसके चलते घर में हार रहकर समय व्यतीत करती थी। वह ममता की मूर्ति है। ठीक है, वो बताई कि जो दीदी थी ममता के एक मूर्ति है, अपने भाइयों के प्रति अट श्रद्धा रखती थी। उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती है। मछली के विवश होकर के कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। मतलब बताया कि मछली को विवश होकर के, लाचार होकर के मछली को कट जाना एक बहुत बड़ा पीड़ादायक है। वह समाज के रूढ़िवादी के बीच मूक रह करके लाचार, बेवश और निर्मलता पूर्वक प्रहार को सहन करने वाले की आत्मा की पुकार के अनुभव करके यह सिसकियां एवं आभार कर रहने जाने वाली एक कन्या थी। मतलब बताया गया इस कहानी में कि जो एक दीदी थी, एक लड़की थी जो चार दीवारी के घर में रहने लेते, उसको पिता से कोई स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि वहाँ लिंग भेद होता था। लिंग भेद कहने का मतलब कि लड़का को स्वतंत्र देना और बेटी को उसको घर में बंद करके रखना, इसका मतलब लिंग भेद होता है। और लिंग भेद का बहुत सारे रीजन्स होता है, क्योंकि कोई पिता नहीं चाहता है कि हम किसी बेटी को नहीं क्या करें कि उसको हम कैद करके रखें। ठीक है, या कोई भी माँ नहीं चाहती है कि हम अपना बेटा बेटी को चार दीवारी के अंदर रखें, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां माँ और पिता के साथ आ भी जाती है। तो हो सकता है कि इसके साथ अच्छा पहले के प्राचीन जो सभ्यता थी हमारे अभी की सभ्यता से बहुत अलग थी। ठीक, अभी के कल्चर्स और प्राचीन की कल्चर्स में हमारा आसमान जमीन का। अभी लोग क्या है, विदेशी कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, अपनी कल्चर्स को लोग भुलाते जा रहे हैं। अभी का जो वस्त्र है और पहले के वस्त्र में आसमान, हमारा वस्त्र जो है ना, भारत वाली वस्त्र लोग विदेश में अपना रहे हैं और हम लोग विदेश वाले वस्त्र को अपनाते जा रहे हैं। जैसे क्या है कि भारत के पास अकेला एक देश था जहां कपास की खेती होती थी भारत में। ठीक है, भारत एक ऐसा अकेला देश था जहां कपास की खेती होती थी। जब भारत में बेहतरीन कपड़ा बनाया जाता था, यही एक ऐसा देश था जहां पे नारियां साड़ियों में लिपटी हुई मिलती थी। यही एक ऐसा देश था जहां पे पूरे शरीर पे वस्त्र मिलता था। बाकी विदेश में इतना कपड़ा का तकलीफ था कि लोग के पूरा शरीर ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं मिल पाता था। तो वहाँ क्या करते थे कि कम वस्त्र में, जितना एक महिला यहाँ वस्त्र को खराब करती है, जितना यूज करती है, उतना में पूरे उसके परिवार यूज कर लेता था। इस प्रकार का वहाँ कपड़ा बनाया जाता था विदेशों में। देखते हैं विदेशी कपड़ा आज भी छोटा छोटा होता है। क्यों होता है छोटा? कभी इमेजिन कीजिए कि उसके पास वहाँ पे नहीं था वो सब सामान है। भारत के सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत ऐसी सोने की चिड़िया थोड़ी ना है अभी तक। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका पीछे भी एक रीजन्स है कि भारत के पास हर प्रकार के खनिज था, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध था भारत के पास। विदेशों के पास, किसी भी देश के पास उतना नहीं था जितना भारत के पास था।
तो वस्त्र जो भारत से जाते थे विदेश में, वहां पे रानी अहिल्याबाई के बिना वस्त्र यहीं से सब जाता था। तो अब क्या है कि कपड़ा वहां कम पहुंचता था, तो लोग क्या कर, जब महंगा कोई चीज होता है ना तो हम बहुत कम खाते हैं। अब काजू कोई भर पेट तो खाता नहीं है, क्या बहुत महंगा होता है, तो एक आध दाना में काम चला लेता है आदमी, नहीं 2 दाना या 4 दाना खा करके इमेजिन करना है, ऐसे नहीं होता है। और यदि चावल एकदम सस्ता है तो पूरा ले लेना है, एकदम भर थरिया हो रहा है, भर थरिया लेके बैठता है कोई अथी, काजू लेके बैठता है, नहीं बैठता, का है वो महंगा है, तो उसको बचा बचा खाना, 1 केजी लाएंगे नहीं तो पूरा परिवार हो रहा 1 महीना चलाएंगे। तो उसे विदेश में एगो कपड़ा ले आता था 2 मीटर के, तो बाले बच्चों हम सभी पहन लेता था 2 मीटर में, और हम लोग 2 मीटर में खाली वो शर्ट सिलाते हैं अभी, ठीक है। तो ये भारत की कल्चर थी, और विदेशी कल्चर का आज हम लोग अपना रहे वही। उसको लगता है अब छोटा वाला कपड़ा के रेट 5000, काहे उसके पास कपड़ा तो रेट भी महंगा करे। आप सोचिए कि जिसके पास कपड़ा नहीं रहेगा उसके पास तो रेट महंगा रहबे करेगा, तो रेट उसके पास क्या था, महंगा था विदेशों में। अब उसको लगता है भारत में नहीं कि छोटा वाला कपड़ा बहुत क्वालिटी होता है, विदेशी कपड़ा का रेट महंगा, यही वाला खरीदना है। आप लोग अपना कल्चर छोड़ करके वही छोटा छोटा कपड़ा पे आज चलते आ रहे हैं। आज देखेंगे, आज हर जगह जाएंगे तो विदेशी कपड़ा के मांग हो रहा है, जबकि अपनी कल्चर क्या होते जा रहे हैं, आज भूलते जा रहे हैं। तो अपनी कल्चर की ओर लौटना चाहिए, ठीक है। हम अपनी भारत की सोने की चिड़िया की ओर लौटना चाहिए, हमें दूसरा के कभी कल्चर को अपनाना नहीं चाहिए। हम जिस भाषा में, जिस संस्कृति में जी रहे थे, हमें उसी सांस्कृतिक में जीना भी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे। देखिए, गांधी जी चाहते थे कि अक्षर ज्ञान बहुत अच्छा शिक्षा नहीं है, आप 2 शब्द जान लिए वो अच्छा शिक्षा नहीं है। बढ़िया शिक्षा जो है अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते थे। शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए, यह शिक्षा जो है अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए। कौन सा? अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी असली शिक्षा मानते थे। जो आपकी सांस्कृतिक और कल्चर के जो नैतिक शिक्षा है ना, जो बोल सकते हैं सांस्कृतिक शिक्षा, वो अक्षर ज्ञान से पहले मिलना चाहिए, विद्यालय आने से पहले मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज देखते हैं कि बहुत सारे बेटा बेटी जो है कुछ गलती कीजिएगा तो हमेशा माँ को कोसा जाएगा या बेटी या पिता को कोसा जाएगा कि देखो ना किस प्रकार से इसका माँ होगा, ये किस प्रकार से इसका पिता होगा। अगर कोई बेटा बेटी गलती करता है तो उसमें शिक्षक का अस्तित्व तो पहले नहीं आता है, पहले आता है उसके माता और पिता का। तो हम देखें, ऐसे भी देखेंगे कि जीव जो होता है ना बहुत नॉर्मल होता है और जन्म से पहले होता है। जीव जो होता है बहुत नॉर्मल होता है और जन्म से पहले होता है, और जीव मृत्यु के बाद तक रहता है। लेकिन जन्म के बहुत बाद आता है दांत, और मृत्यु से बहुत पहले चल जाता है दांत। काहे? कठोर होता है। तो जो चीज जितना कठोर होगा उतना दिन नहीं टिकता है, जो झुक के जीता है ना वो बहुत ज्यादा दिन तक के चलता है, ठीक है। तो हमें अपनी सांस्कृतिक और कल्चर को अपनाना चाहिए, ठीक है, अपनी मान मर्यादा को रखना चाहिए। अब देखो आ रहा है 1 जनवरी, यहाँ पर ही नया साल, ग्रीटिंग कार्ड पे खाली देखना कि कितना बड़ा पर सब नाम सजल रहेगा, ठीक है। 1 से 1 अभी गाना भी निकल जाएगा और नया साल आने वाला है तो 1 से 1 मोबाइल पूरा खाली मैसेज से भरल रहेगा ना। कि बाजार में जाइए और ग्रीटिंग कार्ड देखिए जा करके, वहाँ 1 से 1 डिजाइन का आपको ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएंगे। लेकिन नया साल आने वाला है, कभी भी कोई प्रेरणादायक किताब कोई नहीं खरीदेगा। ग्रीटिंग कार्ड खरीद करके चला आएगा, लेकिन प्रेरणादायक किताब कोई बाजार से नहीं खरीदेगा। अब देखेंगे रात भर जागे, सोएगा नहीं और रात के जाग करके मैसेज करने में व्यस्त, एकदम 12 बजा 12-1 में पहला मेरा जाना चाहिए, दूसरा का मतलब जाने नहीं चाहिए। ये देखना, ये 1 तारीख, अब तो 5-6 दिन ही बच रहा, ज़्यादा दिन बच नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारी नया साल में एक नई प्रेरणा होना चाहिए कि हम किस प्रकार से पढ़े न कि अबरी जो पिछले साल वाला था कुछ अलग करें, क्योंकि हम माँ पिता के बेटा बेटी से पहले एक अरमान भी है, क्योंकि माँ पिता के आपके ऊपर अरमान है कि आप क्लास में आए हैं तो एक अरमान लेकर यहाँ समझिए, एक प्रकार का अरमान बैठा हुआ है। समझिए कि मान नहीं, एक मर्यादा बेटा बेटी के माता और पिता का मर्यादा यहाँ पे बैठा हुआ है।
और इसे आप ही लोग सक्सेस कर सकते हैं। आप जितना चाहेंगे उतना सक्सेस करेंगे। तो गांधी जी सोचते थे ना कि अक्षर ज्ञान ये बहुत खराब शिक्षा है, शिक्षा मिलना चाहिए नहीं तो उसको नैतिक शिक्षा दे दो, अहिंसक शिक्षा दे दो, वैसे शिक्षा दो जिससे उसकी जो मान मर्यादा कभी नहीं घटे, उस प्रकार से शिक्षा दो। अब खूब पढ़ा लिखल है और किसी को गाली दे देंगे, बड़े आदमी उसको सम्मान के साथ बात नहीं करेंगे, तो हम खुद पढ़ लिख लिए, बहुत अक्षर, बहुत मैथ का नॉलेज है, बहुत साइंस का नॉलेज है, बहुत केमिस्ट्री फिजिक्स का नॉलेज है, और बात करने का नॉलेज नहीं है, तो विद्यार्थी जीवन बेकार हो गया। ठीक है, आपसे कोई दोस्त में मिलेंगे तो आपको a+b का होल स्क्वायर नहीं पूछने वाला है, जल के सूत्र नहीं पूछने वाला है, आपसे बात करेगा प्यार से। आप बात करना जानते नहीं है प्यार से, तो वहाँ पे उसमें आपकी सबसे पहला जो, अगर किसी का मान मर्यादा घटेगा तो वहाँ माता और पिता के घटता है। तो गांधी जी बोलते थे बेटा बेटी के अक्षर ज्ञान से पहले कौन सी शिक्षा देना चाहिए? असह्यक प्रतिरोध को असली शिक्षा वह मानते थे। बिरजू महाराज कौन थे और कौन से बाधक बजाते थे? ठीक है, बिरजू महाराज जो थे वह कौन थे? बिरजू महाराज कौन थे और किस प्रकार से और कौन कौन सी बाधक बजाते थे? तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाने वाले एक बाधक थे। बिरजू महाराज जो थे सितार बजाया करते थे, गिटार बजाया करते थे, हारमोनियम और बांसुरी बजाया करते थे। किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? ठीक है, किसके साथ जब बिरजू महाराज नाच रहे थे तो पहली बार उसको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शंभू महाराज चाचा जी, शंभू महाराज कौन थे? उनके चाचा जी, उनके साथ जो है और बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज की पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। चाचा और पिता के साथ वह नाच रहे थे, उस समय उसको प्रथम पुरस्कार मिला था। किसको? बिरजू महाराज के। अब आते हैं नीतीश पर। बिहार में दारू बंद हो गया है और 1 तारीख आने वाला है। ठीक है, बिहार में दारू बंद हो गया और नीतीश कुमार बंद किए हैं और नीतीश कुमार आपको दारू भी दिलाने वाले हैं। ठीक है, किसी को क्लास में नहीं मिलेगा दारू। 10 जाइएगा 1 तारीख के खोजने के लिए तो नीतीश को पकड़ना है। ठीक है, नीतीश यादव को पकड़ना है, नीतीश कुमार के पकड़िए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर दारू झारखंड का रास्ता दिखा देगा। सिगरेट पियो लेकिन कभी कभी पीना नीतीश, समझिए। सिगरेट भी देखो अच्छा है, कहा है कि किडनी में जब जाएगा ना, तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि सिगरेट पीते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो अंदर जाएगा, थोड़ा फेफड़ा उफड़ा को क्या करेगा? गर्म करेगा। और गर्म करेगा, फिर गर्म केला के बाद क्या होगा? फिर गर्म केला के बाद अलग मियाज बन जाएगा। ठीक है, फिर स्टेटस लगेगा वही गर्म वाला। नहीं समझा रहा है बात नीतीश? कोई लड़का सबसे पहले सिगरेट उगरेट नहीं पिएगा। ठीक है, सिगरेट और खैनी सब जो तुम लोग छोड़ दो, जो भी कोई पी रहा होगा, बहुत इम्बैरेसिंग होता है, ये सब बहुत ख़राब चीज़ होता है सिगरेट पीना, या तो हम बोल सकते हैं कि खैनी सब खाना। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में सब यूज नहीं करना है। 1 महीना ने कष्ट सह करके पढ़ लेना, 1 महीना बता रहे हैं, सिर्फ 1 महीना आप पढ़ लीजिए पूरे जनवरी भर। फरवरी नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जनवरी भर पढ़ लेना है किसी प्रकार से। उसमें किसी नशा का व्यवहार नहीं लाना है आपको, क्योंकि हिंदी हमें बहुत सारी कहानी, हमें बहुत चीज़ सिखा कर जाती है हिंदी हमें, कि कैसे हमें रहना चाहिए। माता